हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की क्लास में हम विलयन वाले चैप्टर में राउल्ट के नियम तक अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा आदर्श और अनादर्श विलयन। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आदर्श नाम शब्द आते ही, आदर्श शब्द जैसे ही नाम आता है उसका, वो हमारे संज्ञान में आता है तो हमें यही फीलिंग आती है कि हमारे जो आइडियल हैं, किसी का आदर्श जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है, किसी का आदर्श अमिताभ बच्चन है, किसी का आदर्श विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। अलग अलग फील्ड से अलग अलग सभी के आदर्श स्थापित होते हैं। उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनके गुणों को फॉलो करके हम ऐसे ही होना चाहते हैं और उनके आदर्शों पर हम चलना चाहते हैं, वो हमारे आदर्श होते हैं। यहाँ पे जो आदर्श और आदर्श विलयन है वो क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं उनका पालन करते हैं। विलयन के जो प्रकार हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, और भी कई सारे प्रकार हमने पढ़े हैं। वो अलग अलग आधारों पर हम पढ़े हैं। यहाँ पे जो बेस रहेगा इसका वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के आधार पर ही होते हैं ये आदर्श और अनादर्श विलयन। अब ये आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, आदर्श विलयन जो है क्या होता है, आदर्श विलयन। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछली क्लास में मैंने देखा है कि बच्चे क्लास को देखते हैं, पूरा देखते हैं, पता चल जाता है कि हाँ देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, उसे देख के फिर क्लास को बंद किया, झट चले जाते हैं। ये नहीं करना है भाई साहब, बहन जी। आपको करना क्या है कि आपको क्लास पूरी देखने के बाद जब अच्छी लगे, बढ़िया लगे, आपकी समझ में आए तो कमेंट में बताएं हमें कि आपको क्लास कैसी लगी। इससे मनोबल बढ़ता है हमारा, और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आगे और अच्छा पढ़ाने के लिए और मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा जरूर मिल जाती है। तो अब उससे ध्यान रखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना? चलिए देखिए, आदर्श विलयन क्या है। इसमें पहली कंडीशन तो ये देखो, आदर्श और अनादर्श में एक बात और है यहाँ पर। एक तो आपको इनकी परिभाषा पढ़नी है, इनके बारे में पढ़ना है, और एक आपसे पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो मैं आपको इन्हें इस तरीके से आज बताने वाला हूं कि आप इन्हें पढ़ लेंगे और इनके अंतर जब पूछा जाएगा तो वो तालिका भी इसी से बड़ी आसानी से बना सकते हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट कर लेंगे, जब मैं बताऊंगा तब आपको पहले समझेंगे। कॉपी पेन को रख दीजिए साइड में, पहले समझिए। ठीक है? आदर्श विलयन क्या होता है कि इसकी सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का। राउल्ट का नियम क्या होता है हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। अगर नहीं देखी है पिछली क्लास तो जाकर के उस क्लास को एक बार जरूर देखेंगे। राउल्ट का नियम अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है कि ये होता है P प्रोपोर्शनल टू X। उसका जो आंशिक वाष्पदाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो होते हैं। समानुपाती तो डायरेक्टली होता है और व्युत्क्रमानुपाती उसके अपोजिट होता है। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन होता तो ये है। अब इसमें ये है कि अगर समानुपाती है तो एक चीज के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी वहां पर। ठीक है? तो ये इस राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विलयन निर्माण में आयतन अपरिवर्तित रहता है। यानी कि विलयन का जब निर्माण होता है तो आयतन नहीं बदलता है। समझाऊंगा डिटेल में, पहले लिख देता हूं। आयतन कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। और तीसरी बात क्या है इसकी कि विलयन निर्माण में एंथैल्पी यानी इसकी जो ऊर्जा है वो कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। ठीक है? अब राउल्ट का नियम का पालन करता है, ये तो आप अच्छे से समझ गए। अब आयतन अपरिवर्तित रहता है, ये क्या होता है? देखो,
जब भी कोई विलयन होता है तो विलयन को आप ये पढ़ चुके हैं कि विलयन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएंगे? हाँ जी, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। कम से कम दो कंपोनेंट तो, ये दो पार्ट तो हैं इसके। अब इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो एक बात अलग है। जैसे दो कंपोनेंट ए और बी हैं या ए बी सी तीन से मिलकर बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो विलेय और विलायक होते हैं, दो में बांटते हैं उन्हें, विलेय और विलायक। तो अब आयतन अपरिवर्तित का मतलब ये है कि एक मैंने पात्र लिया, इसमें ए कंपोनेंट लिया मैंने, दूसरा पात्र लिया, इसमें लिया मैंने बी कंपोनेंट, और दोनों को हमने मिला दिया तो ये हमारा विलयन बन गया ए बी। ठीक है। अब इसका आयतन है मान लीजिए 200 ml। कितना है? 200 ml। और इसका आयतन है 500 ml। तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा 700 ml। इनका टोटल कितना है? ये 700। और विलयन का आयतन कितना है? ये भी 700। न तो आयतन कम होता है और ना ही आयतन बढ़ता है, आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये है। विलेय और विलायक जब मिलते हैं, उनसे जब विलयन बनता है, तो जो कंपोनेंट है विलेय और विलायक, उन्हें जोड़ने पर जो आयतन है वही आयतन विलयन का आयतन होता है। इसमें एक बात तो आप जानते ही हैं कि विलयन तभी बनेगा जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन कर जाएंगे तो नया यौगिक बन जाएगा, तब उसे आप विलयन नहीं कह सकते। जैसे कि आपने पानी में नमक घोल दिया तो क्या होगा? वो पानी और नमक का विलयन बन जाता है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है आदर्श विलयन कौन सा होगा कि जब इन दोनों का जोड़ और इसके बराबर हो। ठीक है। ये बात हुई आयतन की। आयतन अपरिवर्तित रहता है किसमें? आदर्श विलयन में। दूसरी बात कि एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसकी ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। देखियो, ऊर्जा के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, एक कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। आप ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऊष्मा शोषी एक होता है और एक होता है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी वो ऊष्मा को शोषण कर लेता है, और ऊष्मा क्षेपी कि वो जो है ऊष्मा को बाहर निकालता है, गर्म हो जाता है सॉल्यूशन। जैसे कि आप पानी में वॉशिंग पाउडर घोलेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म फील होता है, ठीक है ना? तो वो कैसा है? ऊष्मा क्षेपी है। इस तरीके से इसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जितनी ऊर्जा इन दोनों की है, इसकी और इसकी, और उसकी जो विलयन बनने के बाद वही ऊर्जा रहती है। ठीक है। ये बात होती है आदर्श विलयन की। अब इसमें एक बात और है और वो ये है कि इनमें जो अंतरान्विक आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच। अंतरान्विक आकर्षण बल तो आप जानते ही हैं, किसी पदार्थ के अणुओं जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? आकर्षण बल। इसमें जो आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच, वो किस तरीके से होता है कि देखो, हमने मान लिया दो कंपोनेंट हैं, एक तो ए है और एक बी है। अब ए और ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा और बी के अणुओं के बीच होगा। देखो, ए और बी दो कंपोनेंट हैं, इनसे मिलने से बन रहा है ए बी। तो अब इसमें ये बात नोट करने वाली है कि ए और ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा, बी और बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा, और ए और बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा। तीन बातें हैं यहाँ पर। तो ए और ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल, बी और बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल, और ए और बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल समान रहता है। ठीक है। क्या होता है कि देखो, दो अणु हैं, एक के दो अणु हैं, तो उनके बीच कुछ एक निश्चित आकर्षण बल होगा। वो अपने एक बल से अपने को एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ऐसे बी वाले में भी होगा, और जब विलयन बन जाने के बाद ए और बी जहां पे घुले हुए रहेंगे
उसमें ए और बी के बीच भी आकर्षण बल होगा और तीनों की वैल्यू समान होगी। ये नहीं होगा कि विलयन बनने के बाद उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाए या बढ़ जाए, समान रहेगा। तो इन सब कंडीशंस को जो विलयन फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। आपकी अच्छे से समझ में आ गया है। इस तरीके से आप नोट करके थोड़ा सा और अपनी तरफ से एक्सटेंड करके बड़े अच्छे से अपने नोट में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आदर्श विलयन आपने पढ़ा है, अनादर्श विलयन जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो काम हो रहा है अनादर्श में वो काम नहीं होता है। आदर्श विलयन का एक ही प्रकार है, अनादर्श विलयन के दो प्रकार हैं। विलयन के दो प्रकार पढ़े आपने, विलयन के यहाँ पर दो प्रकार पढ़े हैं। वैसे तो आपने आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन राउट के नियम के आधार पर ये दो ही प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से, एक आदर्श और एक अनादर्श। आदर्श तो आपने ये लिख लिया और एक अनादर्श। आदर्श का ये एक ही प्रकार है, इस अनादर्श के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अनादर्श विलयन होता क्या है, ठीक है। अब अनादर्श विलयन जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो वो इसका जस्ट उल्टा है। किस तरीके से, उसमें जो चीजें हो रही हैं वो इसमें नहीं होंगी। जैसे कि हमने उसमें पहला पॉइंट लिखा है, याद करेंगे आदर्श विलयन में हम पहला पॉइंट लिख चुके हैं कि राउट के नियम का पालन करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई ये विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करता है। राउट के नियम का पालन, राउट के नियम का पालन नहीं करता है। राउट का नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। राउट के नियम का पालन नहीं करता। दूसरी बात हमने क्या लिखी, दूसरी बात हमने आदर्श विलयन में ये जानी कि जब विलयन का निर्माण होता है, दो कंपोनेंट के मिलने से जब विलयन बनता है तो इसमें आयतन अपरिवर्तित रहता है आदर्श विलयन में। अनादर्श होगा तो आयतन कैसा होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये लिखेंगे आयतन, बस नहीं लगा देना है उसमें, ये लिखो विलयन निर्माण के समय, विलयन निर्माण के समय, विलयन निर्माण के समय आयतन अपरिवर्तित, आयतन अपरिवर्तित नहीं रहता है। और तीसरी बात हम ये जान चुके हैं आदर्श विलयन में कि इसमें एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। तो यहां पे लिखेंगे कि एंथैल्पी परिवर्तित होती है। विलयन निर्माण के समय, विलयन निर्माण के समय एंथैल्पी, एंथैल्पी अपरिवर्तित, अपरिवर्तित नहीं रहती है, ठीक है। अपरिवर्तित नहीं, थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया है, समझ लेंगे। अपरिवर्तित नहीं रहती है, ठीक है। और जो अगली बात है कि हमने आदर्श विलयन में जाना है कि ए और ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल ये बराबर होता है बी और बी के, और ये बराबर होता है ए और बी के। तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। हम इसे जो है मैथमेटिकल रूप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या लिखेंगे आपको, देखो इसमें आयतन अपरिवर्तित रहता है। आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका परिवर्तन है, आयतन का जो परिवर्तन है उसे डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या होता है, जीरो रहता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अब डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, समझेंगे अच्छे से। अब हम एक विलयन बना रहे हैं, हमने एक कंपोनेंट लिया ए और एक कंपोनेंट लिया बी और हम इससे बना दिया ए बी। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मैं मान लेता हूं 300 ml है ये मैं मान लेता हूं 400 ml है। तो इनका टोटल कितना हो गया, 700। इसका कितना है, 700। अब हम 700 में से 700 घटाएं, 700 माइनस 700,
तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे डेल्टा वी, आयतन परिवर्तन। और ये कितना है यहाँ पर 0। किसके लिए होता है ये, आदर्श विलयन के लिए होता है भाई, आदर्श विलयन। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम इक्वल टू को ऐसे काट देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो डेल्टा वी किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यानी परिवर्तन होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी आधार पर दो प्रकार है, समझाने वाला हूं मैं। तो एक बात हमने समझ ली कि इसका आयतन जो है, आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा वी, वो 0 के बराबर नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार इसकी एंथैल्पी जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होती है। सेम इसी बात को आप आदर्श विलयन में भी नोट कर लेंगे। जब आपने लिखा है तो वहां पे ये लिखेंगे इसमें कि डेल्टा v इक्वल टू 0 और डेल्टा h इक्वल टू 0। कहां पे लिखना है, आदर्श विलयन के पॉइंट में लिखना है। समझ में आ गया ना, ठीक है, लिख लेंगे अच्छे से, मुझे पता है लिख सकते हो आप। ठीक है, ये लिख दिया आपने, ये हो गया आदर्श अनादर्श विलयन। आपसे पूछा जाए कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, ये जानने से पहले एक बार इसके एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन से हैं और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण जो होता है वो आदर्श विलयन बनाता है। बेंजीन क्या होता है, C6H6 और टोलुइन क्या होता है, C6H5CH3। तो ये बेंजीन और ये टोलुइन। और दूसरा होता है N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का मिश्रण, ये भी आदर्श विलयन होता है। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, इनका मिश्रण भी आदर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन की बात करते हैं। एथिल अल्कोहल और जल को मिलाने से अनादर्श विलयन बनता है, ईथर और एसीटोन से और फिनोल और एनिलीन से भी अनादर्श विलयन बनता है। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे अनादर्श विलयन के प्रकारों की। दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपसे पूछा जाए कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से तालिका बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे आदर्श विलयन, दूसरी तरफ अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में क्या लिखना है, पहला पॉइंट कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। इधर क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, विलयन निर्माण में आयतन अपरिवर्तित रहता है। इधर क्या लिखेंगे, विलयन निर्माण में आयतन अपरिवर्तित नहीं रहता है। इधर क्या लिखेंगे, विलयन निर्माण में एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। इधर क्या लिखेंगे, विलयन निर्माण में एंथैल्पी अपरिवर्तित नहीं रहती है। दो दो एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, इसका तालिका बंद कर देंगे और आपका अंतर कंप्लीट हो जाता है। तो आप दो चीजें यहाँ से सीख चुके, इनकी परिभाषा सीख ली और इनमें अंतर भी आपने जान लिया। अब हम अनादर्श विलयन के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसके जो दो प्रकार हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला प्रकार है अनादर्श विलयन का राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, और दूसरा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। अब मैं आपको सिंबॉलिक तरीके से पढ़ाता हूँ, सिंबल के रूप में। इससे पहले बता देता तो आप ये कहते गुरुजी ये कहाँ से ले आए, लेकिन इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो आप जान चुके हैं इसके बारे में। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। देखो, PA इज ग्रेटर देन P0A XA, इसका मतलब क्या है, आप राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं कि P प्रोपोर्शनल टू X होता है, या P इक्वल टू P0 और X। या A के लिए निकालेंगे तो इस तरीके से A लिख देंगे, B के लिए निकालेंगे तो B लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है ये कि उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जब राउल्ट के नियम में इक्वल होता है, इसके बराबर होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे विचलन कितना है, 0 है, और यहाँ पे धनात्मक विचलन है, मतलब इससे बढ़ रहा है, प्लस की ओर बढ़ रहा है। यानी उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज से, मोल भिन्न से अधिक होता है, ग्रेटर देन होता है। इसी प्रकार PV का इससे अधिक होता है, B का आंशिक दाब B के मोल प्रभाज से या मोल भिन्न से अधिक होता है। दूसरी बात, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, हम इसे ऐसे भी लिखेंगे
कि डेल्टा एच मिश्रण, यहाँ पे शॉर्ट में मिश्रण लिख सकते हैं, डेल्टा एच मिश्रण इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन तो होता है क्योंकि अनादर्श विलयन है तो एंथैल्पी परिवर्तन तो होगा ही। अगर डेल्टा एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनादर्श, तो वही परिवर्तन तो होगा। अब यहाँ पे कौन सा परिवर्तन होगा? पॉजिटिव होगा, बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। इस ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो वो प्लस का ही होगा, माइनस का नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऊष्मा शोषी होगा, मतलब ऊष्मा का अवशोषण यहाँ पे होगा। तीसरी बात, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आयतन में परिवर्तन होगा। कैसे? कि हम अभी तक ये पढ़ रहे थे, एक कंपोनेंट लिया ए, एक कंपोनेंट लिया बी, और इससे बन गया आपका ये विलयन ए बी। अब यहाँ पे इन दोनों का जो टोटल है वो इसके टोटल के बराबर है, इसका टोटल और इसका टोटल बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये डेल्टा वी बड़ा होगा 0 से, मतलब विलयन बनने के बाद जो आयतन होगा वो बढ़ेगा। यानी इन दोनों का आयतन में मान लूं कि इन दोनों का जोड़ आ रहा है 700, तो इसका 700 से कुछ अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे ज्यादा होगा, विलयन का आयतन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है कि दूसरा एक जो पदार्थ है उसके दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच में आ जाते हैं, तो उनके बीच में दूरी बढ़ जाती है, विलयन का आयतन जो है एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं जो ऋणात्मक विचलन वाले। अब सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे दोहराएंगे, चिन्ह उल्टे कर दिए जाएंगे बस। पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, मतलब है कि राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे लेकिन ऋणात्मक। ग्रेट लेस देन 0 का मतलब होता है, लेस देन का मतलब होता है छोटा। मतलब ये है कि इसका जो आंशिक दाब है, ए का आंशिक दाब इसके मोल भिन्न से छोटा होता है, समानुपाती में छोटा होता है। इसी प्रकार बी का, और इनकी जो एंथैल्पी है वो लेस देन 0 लिख रहे हैं। लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटा, 0 से छोटी संख्या ऋणात्मक ही होती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं ऊष्मा क्षेपी होगी, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और तीसरी बात, डेल्टा वी इज लेस देन 0, यानी उसका जो आयतन है वो 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो क्या होगा कि आयतन कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा। सीधी सरल भाषा में समझें तो ए और बी का जितना आयतन है, ए बी का आयतन उससे कम होगा। जैसे इसका आयतन 700 है, तो ए बी का जो आयतन होगा वो 700 माइनस होगा, 700 से कम होगा विलयन बनने के बाद। आप इसे थ्योरी के रूप में बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, मुझे पता है, और फिर भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट तो आपको करना ही है, बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। और एक बात मैं सब विद्यार्थियों से चाहूंगा जो मेरी ये क्लास देख रहे हैं, कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थोड़ा सा ऑडियंस की संख्या बढ़ाएंगे तो मनोबल भी बढ़ेगा। दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, सब लोगों को जोड़ें अपने साथ, और एक दिन के लिए चैनल का फोटो लेकर के अपने स्टेटस में स्थान दें, जिससे कि लोगों को पता चले। यही एक रास्ता बचता है प्रचार के लिए, प्रचार तो करना ही पड़ेगा, अपने लोगों से कहा जा सकता है। आज की इस क्लास में आदर्श और अनादर्श विलयन में बस इतना ही, आगे इससे कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।